नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। हाजिर हूं इजराइल, फलस्तीन, लेबनान, ईरान, मिडिल ईस्ट और इसके बहाने सारी दुनिया की खबरें लेकर। सबसे बड़ी जो खबर है वो अमेरिका से आई है। आपको पता है कि नेतन्याहू ट्रंप से मिलने गया है, ट्रंप ने उसको बुलाया था। इसके पहले ट्रंप ने एक बयान दिया था कि इजराइल बहुत छोटा है। वेस्ट बैंक की बात चल रही थी कि क्या वेस्ट बैंक को आप इजराइल में मिलाने देंगे, तो उसने यह बयान दिया था कि इजराइल जो है बहुत छोटा है। इस टेबल पर जो रखा पेन है, अगर वो पेन मिडिल ईस्ट है तो इजराइल केवल इसके कवर का टॉप है। यानी इसका मतलब यह था कि इजराइल को अपने आप को थोड़ा बड़ा करने की जरूरत है और बिना इन इलाकों को कब्जा किए वो बड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन अगले ही दिन ट्रंप ने इससे भी भयानक बयान दिया। हालांकि वो पहले भी यह बात कह चुका है कि गजा खाली कर दिया जाए, गजा से लोगों को खाली करा दिया जाए और उन लोगों को भेज दिया जाए जॉर्डन और इजिप्ट। यह बात उसने पहले भी की है, लेकिन हर आदमी ने इसकी मलामत की थी। इजिप्ट ने भी कहा कि हम ये काम नहीं करेंगे, जॉर्डन ने भी कहा हम ये काम नहीं करेंगे। 5 अरब मुल्कों ने बाकायदा खत लिखा था कि यह सारा कुछ नहीं हो सकता, फलस्तीन फलस्तीनियों का है। हमास, पीएलओ और इन सारे लोगों ने तो कहा ही था। अब यह बात उसने दोबारा दोहराई है और अपनी असली नीयत बिल्कुल साफ साफ कह दी है। वो कहता है कि गजा एक डेमोलिशन साइट है, मतलब वहां मकान सारे टूटे फूटे पड़े हैं, उसको पूरी तरह से डिमोलिश कर दिया गया। ये डिमोलिश किया किसने है? गजा वालों ने खुद अपने घर तोड़ लिए, गजा वालों ने खुद खंडहर बना दिया अपने घरों को। तुम्हारे बगल में जो खड़ा है शैतान नेतन्याहू, उसी ने तो आखिर गजा को डिमोलिश किया है। तो हक की बात, कानून की बात, न्याय की बात तो यह होती है कि तुम नेतन्याहू से कहते कि तुमने इसको डिमोलिश किया है, तुमने इसको बर्बाद किया है, तुमने इसको खंडहर बनाया है, तुम इसको फिर से बसाने का पैसा दो। यहां तक कि इजराइल और हमास के बीच में जो डील हुई है, उस डील में भी यूएन के अंडर में गजा को फिर से बसाने की बात है। और यह आदमी कह रहा है कि गजा एक डिमोलिशन साइट है, वहां से पूरी तरह से फलस्तीनियों को खाली करा दिया जाए ताकि वो लोग वापस लौट के ना आए कभी, और उस जगह को एक रिविएरा बना दिया जाए, अय्याशी की जगह बना दिया जाए, जिससे रोजगार मिलेगा। अरे तुम्हारे लोगों को ही रोजगार चाहिए, गजा के लोगों को रोजगार नहीं चाहिए। गजा में रहने वाले इंसान नहीं है, फलस्तीन में रहने वाले इंसान नहीं है, यह सवाल उससे पूछा जाएगा। और भी उसने ढेर सारी बातें की और साथ में कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी रोशनी में इस बात को समझना बहुत जरूरी है कि जो वो कह रहा है उसको लेकर कितना सीरियस है। उसने एक बात कही, उसने कहा कि सऊदी अरबिया अब आजाद फलस्तीन की मांग नहीं कर रहा। सऊदी अरबिया नहीं चाहता कि आजाद फलस्तीन बने, यह बात ट्रंप ने कही। यह बयान आना था कि उसके तुरंत बाद सऊदी अरबिया से बयान आता है और सऊदी अरबिया के हाईएस्ट पोजीशन से बयान आता है कि ट्रंप जो कह रहा है हम उससे सहमत नहीं हैं और हम आजाद फलस्तीन की मांग पर अड़े हुए हैं। इसी के साथ एक बयान को और जोड़ के पढ़िए तो आपको इस खेल के और भी कई सारे पहलू समझ में आएंगे। नेतन्याहू का एक बयान छपा है और यह बयान जेरूसलम पोस्ट में छपा हुआ है, जिसके बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि वो पूरी तरह से ज़ायनिस्ट अखबार है, इजराइल गवर्नमेंट को आप कह सकते हैं रिप्रेजेंट करता है। उसमें नेतन्याहू यह कह रहा है कि वेस्ट बैंक पर कब्जा हम छोड़ सकते हैं या वेस्ट बैंक पर कब्जा करने का इरादा हम छोड़ सकते हैं क्योंकि हम चाहते हैं सऊदी अरब से हमारे रिश्ते नॉर्मल हो जाएं। इस खबर को यहां पर छोड़िए, एक और खबर बताता हूं, फिर सारी खबरों को जोड़ के डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि खेल क्या चल रहा है। आपको याद होगा ट्रंप ने जो यह पेन की टिप वाला जवाब दिया था वो वेस्ट बैंक के मुतल्लिक था कि वेस्ट बैंक को इजराइल मिला सकता है या नहीं। तो उसने कहा था कि इजराइल बहुत छोटा है, उसको बड़ा होने की जरूरत है। आपको यह भी याद होगा कि पिछली बार जब ट्रंप राष्ट्रपति हुआ करता था तो उसने इजराइल वेस्ट बैंक को अपने में मिला सकता है इस बात की वकालत की थी। लेकिन अभी जो बयान आया है अमेरिका के राष्ट्रपति भवन से, व्हाइट हाउस से, वो ये कहता है कि वेस्ट बैंक का एनेक्सेशन इजराइल के साथ होगा कि नहीं होगा, यह बात, इस पर अमेरिका का क्या रुख होगा, यह हम 4 हफ्ते बाद यानी 1 महीने बाद क्लियर करेंगे। यानी कल जो ट्रंप कह रहा था कि वेस्ट बैंक को मिला लेना चाहिए, पेन के टिप बराबर है वगैरह वगैरह, आज वो कह रहा है कि वेस्ट बैंक के बारे में हम 4 महीने बाद डिस्कस करेंगे, 4 महीने बाद अपने रुख का खुलासा करेंगे। यह बात जो कही है ये ट्रंप ने कही है कल। अब इन सारी चीजों को आप जोड़ लीजिए।
तीन तरह के प्लान हो सकते हैं। पहला प्लान यह हो सकता है कि गजा को तो पूरी तरह से बर्बाद कर लें, गजा में कब्जा कर लें, गजा को खाली करा दें, लेकिन वेस्ट बैंक को रहने दें ताकि एक फलस्तीन नाम की चीज बनी रहे और वेस्ट बैंक को ही फलस्तीन का नाम दे दें और कुछ थोड़ा बहुत समझौता कर लें। एक ये बात हो सकती है। हो सकता है ये शर्त रखी हो सऊदी अरबिया ने कि वेस्ट बैंक को आप फलस्तीन का दर्जा दे दीजिए, उतने ही छोटी सी जगह को आप फलस्तीन मान लीजिए, हम इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल कर लेंगे। यह हो सकता है मामला एक। मामला जो दूसरा हो सकता है उसको समझने के लिए यह तस्वीर आप देखिए। यह तस्वीर आई है तेल अवीव से, यानी कि इजराइल की राजधानी से। बड़े बड़े बैनर्स लगे हुए हैं, थैंक यू मिस्टर ट्रंप। और यहां रुककर याद कीजिए कि एक हफ्ते पहले इजराइल में एक सर्वे हुआ है जिसमें नेतन्याहू को बहुत कम वोट मिले हैं, यानी जिससे यह साबित हुआ है कि नेतन्याहू के मुखालिफ बहुत ज्यादा लोग हैं। एक और सर्वे याद कीजिए जिसमें यह कहा गया है कि केवल 4% लोग ऐसे हैं जो यह मानते हैं कि नेतन्याहू ने हमास के खिलाफ एकदम जीत हासिल की है। ज्यादातर लोगों का यह मानना है कि हमास के खिलाफ कोई जीत नहीं मिली, यानी नेतन्याहू की कुर्सी लगातार खतरे में है। जिस दिन चुनाव हो जाएगा नेतन्याहू को गद्दी से उतरना पड़ जाएगा। अब ऐसे में ट्रंप अगर ये सारी बातें कहता है तो इजराइल के अंदर एक माहौल बनेगा, एक उम्मीद जगेगी। और ये इस सर्वे से भी क्लियर है। एक सर्वे और हुआ है अभी हाल में, कल ही हुआ है, टेलीफोनिक सर्वे हुआ होगा, जिसमें ज्यादातर लोग ट्रंप की बात से सहमत हैं। जाहिर है इजरायली चाहेंगे ही कि गजा खत्म हो जाए। तो लोगों में जो एक निराशा आई है कि ना हम गजा में कुछ हासिल कर पाए, ना हम लेबनान के साथ कुछ हासिल कर पाए, और उसकी वजह से जो लोग ये मानने लगे हैं कि नेतन्याहू फेल हो गया है, उनको दोबारा से नेतन्याहू के फेवर में लाने के लिए ये एक जुबानी खेल हो सकता है कि ट्रंप बड़े बड़े बयान दे दे ताकि लोगों को लगे बस अब गजा खाली होने वाला है, लोग नेतन्याहू के साथ खड़े हो जाएं। और तीसरा मामला हो सकता है कि वाकई ट्रंप इस चीज को लेकर सीरियस हो, क्योंकि उसके आजू बाजू जो सारे कैपिटलिस्ट लोग हैं वो लोग तो चाहेंगे ही कि गजा का तेल, गजा की गैस और गजा की जमीन उनको मिल जाए जिसको वो आराम से लूट सके। अब सवाल यह उठता है कि ट्रंप चाहेंगे और गजा खाली हो जाएगा। गजा कोई डब्बे में रखा हुआ बिस्किट है कि ट्रंप निकालेंगे, आधा नेतन्याहू को खिलाएंगे और आधा खुद खा लेंगे और कुछ टुकड़े अरब मुल्कों को बांट देंगे और मामला खत्म हो जाएगा, कोई कुछ कहेगा ही नहीं। क्या इजिप्ट और जॉर्डन में अगर गजा के लोगों को जबरदस्ती बसाया जाएगा तो यह इतना आसान होगा? यह सबसे बड़ा सवाल है जिस पर मैं सुबह से देख रहा हूं लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। क्या इतना आसान है गजा को खाली कराना? 1.5 साल की लड़ाई लड़ी है, तकरीबन 14-15 महीने की लड़ाई लड़ी है नेतन्याहू ने। और नेतन्याहू नहीं, अमेरिका खुद ही लड़ रहा था। हथियार अमेरिका का, जहाज अमेरिका का, संरक्षण अमेरिका का, सब कुछ अमेरिका का था। 14-15 महीने की लड़ाई हुई, अगवा किए हुए लोगों को छुड़ा तक नहीं पाया इजराइल। यह एक हकीकत है। कल ईरान में अरगाची साहब जो उनके फॉरेन मिनिस्टर हैं, उन्होंने बयान दिया है कि जंग में इजराइल कुछ भी हासिल नहीं कर सका, इसलिए उसको मजबूरन हमास के साथ समझौता करना पड़ा। और यह एक हकीकत है। और इस समझौते के लिए, इस सीज़फायर के लिए प्रेशर किसने डाला था? वो भी डोनाल्ड ट्रंप ने डाला था। विटकॉफ को भेजा था। विटकॉफ ने जबरदस्ती नेतन्याहू से कहा कि तुमको समझौता करना पड़ेगा और आनन फानन में सीज़फायर हो गया। तो 1.5 साल लड़ाई करके, और 1.5 साल क्यों, 70 सालों से यह लड़ाई चल रही है। इजराइल, ब्रिटेन, अमेरिका सब एक तरफ हैं और फलस्तीनी अकेले हैं। ठीक है, ईरान की मदद मिलती है, कहीं और की मदद मिलती है, लेकिन बेसिकली फलस्तीनी अकेले यह लड़ाई लड़ रहा है और आज तक हार नहीं मानी है, आज भी लड़ाई लड़ रहा है। यह वीडियो आप देखेंगे, छोटी सी बच्ची सड़क पर रबल साफ कर रही है कि गजा को फिर से बसाया जा सके। ऐसी कितनी वीडियोस मैं आपको दिखा चुका हूं, ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, आप देखते रहते हैं। जहां इतनी जिद है कि एक पैर कट गया, एक हाथ कट गया, उसके बाद भी अपना इलाका छोड़ने को लोग तैयार नहीं है। जिस तरह की बमबारी हो रही थी, 2000 के आसपास फैमिलीज खत्म हो चुकी हैं, पूरी की पूरी फैमिलीज खत्म हो गई। कोई ऐसी फैमिली नहीं है जिसमें कोई ना कोई या तो मारा नहीं गया या फिर घायल नहीं हुआ। इतनी लंबी लड़ाई में, इतनी मुश्किल लड़ाई में जब एक आदमी अपना मुल्क छोड़ के नहीं गया तो अमेरिका क्या कर लेगा? आर्मी ही तो भेजेगा। आर्मी भेजने के अलावा अमेरिका क्या कर सकता है?
और अगर खाली ही कराना होता तो इन लोगों को वापस क्यों आने दिया जाता? तब तो यही था कि समझौते की कोई जरूरत ही नहीं थी, रबल तो बन ही गया था, लोग अपने घरों से बाहर थे, इलाके पे कब्जा कर लिया गया होता और जो मन करता वो करते। लेकिन अगर कब्जा करके जो मन करता वो करते तो रोज अल-कासम और फलस्तीनियों की गोली का शिकार भी होते। अमेरिका भी यही कर सकता है, अपनी आर्मी भेज सकता है। अभी तक सिर्फ हथियार भेज रहा था, हेलीकॉप्टर भेज रहा था, अब उन्हीं हेलीकॉप्टरों और हथियारों के साथ अपनी आर्मी को भेज सकता है। क्या अमेरिका के सामने हमास लड़ना छोड़ देगा? क्या अमेरिका के सामने हमास कहेगा भाई अब तो अमेरिका आ गया, हम अपनी जमीन छोड़ के चले जाएंगे? क्या फलस्तीनी जिन्होंने हंसते हंसते अपनी जान दी है, जिन्होंने इतनी सारी कुर्बानी दी है, वो अमेरिका के आने भर से भाग जाएंगे? क्या अमेरिका के आने भर से ईरान मदद करना बंद कर देगा? क्या अमेरिका के आने भर से हूती मदद करना बंद कर देगा? याद है ना इनको कि हूती ने कैसे रेड सी के अंदर इनका जीना हराम किया हुआ था। बम गिरा के देख लिया हूती के ऊपर, सब कुछ करके देख लिया, क्या मिला? फाइनली जब समझौता हुआ है, सीज फायर हुआ है, तब जाके हूती ने वहां से अपना लंगर हटाया है और रेड सी में इनकी जहाजों को जाने देने की इजाजत दी है। दो कंट्रीज की याद दिलाऊंगा, एक पुरानी और एक नई। वियतनाम के बारे में शायद आप लोगों ने सुना हो। अमेरिका बड़ी शान से गया था वियतनाम में जंग करने। जरा सा मुल्क है, बहुत जरा सा, दुनिया के नक्शे पे ढूंढना मुश्किल हो जाए इतना। बड़े शान से गया था अमेरिका, वहां अपनी पूरी आर्मी वार्मी लेके हजारों लोगों को मारा, जो कुछ कर सकता था वो किया। लेकिन वियतनामियों ने वो लड़ाई लड़ी कि दुम दबा के वियतनाम से भागना पड़ा। हो ची मिन उनके लीडर हुआ करते थे। दुम दबा के गरीब वियतनामियों से इनको भागना पड़ा। और दूसरा जो आप जानते ही हैं, अफगानिस्तान बरसों तमाशे करते रहे, हथियार भेजते रहे, जहाज भेजते रहे, पैसे भेजते रहे, इनको सपोर्ट किया, उनको सपोर्ट किया, फिर एक दिन रातों रात दुम दबाकर वहां से भाग गए। अगर हमास के खिलाफ लड़ाई होगी तो जाहिर तौर पे अमेरिका जितना मजबूत है, कोई कंपैरिजन है ही नहीं। लेकिन एक चीज दूसरी भी होती है, और वो होती है इंसान की जिद, इंसान का जुनून, अपने मादरे वतन के लिए मोहब्बत। जब अंग्रेज हिंदुस्तान में थे तो वो भी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत थी। उनका सूरज कभी डूबता ही नहीं था, इतनी जगहों पर उनका शासन था, इतनी जगहों पर उनका सिक्का चलता था कि एक जगह अगर सूरज डूबता था तो दूसरी जगह सूरज उगा हुआ होता था। 150 सालों तक हिंदुस्तानियों ने लड़ाई लड़ी। हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाइयों ने, बौद्धों ने, सबने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के खिलाफ। 150 साल, कितने लोग शहीद हुए, कितने लोगों के घर बर्बाद हो गए, कितने लोगों के घर जमींदोज कर दिए गए, कितने लोगों की जमीनें लूट ली गई, कितने लोगों की जागीरें लूट ली गई, ये सब कुछ चला। लेकिन 15 अगस्त 1947 को अपना बोरिया बिस्तर उठाकर उनको भी भागना पड़ा, क्योंकि वो जालिम थे, क्योंकि उनका हमारी जमीन पर हक नहीं था, अपनी जमीन पर हमारा हक था। हमारे पुरखे यहां की जमीन में जले और दबे हुए थे। हमारे पुरखों की लाशें जली थी यहां पर, या फिर लाशें कब्रों में दफन हुई थी, इसलिए ये जमीन हमारी थी। सारी मुसीबत झेल कर भी हमारे पुरखों ने हमें आजादी दिलाई। यही बात है फलस्तीन में। 7 पुश्तें दफन हैं वहां की जमीन में, उस जमीन पर भी जहां इजराइल आज कब्जा करके बैठा है। आप कितनी भी आर्मी भेज दोगे, आप कितने भी हेलीकॉप्टर भेज दोगे, आप कितने लोगों को भी वहां से बाहर निकाल दोगे, दुनिया में वो जहां होंगे उनके सीनों में फलस्तीन का ख्वाब पलता रहेगा, वो झंडा उनके हाथों में आता रहेगा। कितने भी बंदिशें लगा दोगे, दबा के रखेंगे, छुपा के रखेंगे, लेकिन उस झंडे से खुद को जुदा नहीं करेंगे। ये जंग चलती रहेगी। ट्रंप आए हैं, चले जाएंगे, बड़ी जल्दी में हैं, यहां टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, इसको खत्म कर दूंगा, उसको बना दूंगा। मुझे तो लगता है कि ये सब करते करते कहीं बहुत जल्दी खुद ना खत्म हो जाए। आज एक डिसीजन लेते हैं, कल पलट देते हैं, आज ये करते हैं, वो ये करते हैं। बनाने की तो कोई बात कह नहीं रहे, कह रहे थे अमन लेकर मैं आया हूं, मैं अमन की बात करूंगा। और जो कर रहे हैं उससे लगता है कि एक ऐसी जंग में झोंक देंगे अमेरिका को। वो तिजारती जंग भी होगी, वो हथियार की भी जंग होगी, जिससे अमेरिका शायद ही कभी बाहर निकल पाए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वैसे तो अमेरिका कभी ग्रेट रहा ही नहीं है, लेकिन मेक अमेरिका ग्रेट अगेन बनाकर कहकर कहीं ऐसा ना हो कि अमेरिका ही कई टुकड़ों में बंट जाए, अमेरिका की सड़कों पर ही जंग शुरू हो जाए। जिस तरह की पॉलिसीज ट्रंप लगातार बना रहे हैं, ये तो 2 साल, 3 साल, 4 साल में समझ में आएगा। अब क्या कह रहे हैं, ईरान को क्या कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर मैक्सिमम प्रेशर बनाएंगे, ऑर्डर साइन किया है।
और वो मैक्सिमम प्रेशर क्या है कि हम ऐसे हालात बना देंगे कि ईरान अपना एक बूंद तेल भी एक्सपोर्ट ना कर पाए। ये कोशिश तो 30-40 साल से आप लोग कर रहे हैं और ईरान अपना एक्सपोर्ट कर रहा है। ईरान का तेल जा रहा है सारी दुनिया में। ईरान अपने हथियार बना रहा है, अपनी मिसाइलें बना रहा है, अपने ड्रोन बना रहा है। ईरान अपना एटॉमिक पावर क्रिएट कर रहा है। अभी कल ईरान के अखबारों में बयान छपा हुआ है कि वहां के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने कहा है कि हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो पीसफुल है और उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको हम जारी रखेंगे। आप बनाते रहिए प्रेशर। आपने चाइना के ऊपर सैंक्शन लगाया, चाइना ने पलट के सैंक्शन लगा दिया। आपने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया, उसका तेल जबरदस्त बिक रहा है। पूछिए यूक्रेन से रशिया के सामने उसकी क्या हालत है। और अब आप यूक्रेन से भी हाथ खींच रहे हैं, अब आप कह रहे हैं रशिया से बात करेंगे। बहुत जल्द ये वक्त आएगा कि आप कहेंगे ईरान से भी बात करेंगे। हालांकि आपने कहा था कि ईरान के साथ जो हमारी दिक्कत है उसको हम बातचीत से सुलझाना चाहते हैं और अब भी इस बातचीत की पूरी उम्मीद है। बातचीत के पहले प्रेशर बनाने के लिए ही ये सारा नाटक किया गया है। लेकिन एक बात क्लियर हो चुकी है कि आपके सैंक्शन लगाने से अब मुल्क बर्बाद नहीं होते। सारे मुल्क अफ्रीकन मुल्क नहीं हैं जिन पर आपने सैंक्शन लगाया और उनको तबाह कर दिया, वहां भुखमरी ला दी। सोमालिया नहीं है सारे मुल्क। इसी दुनिया में अफगानिस्तान भी है, इसी दुनिया में वियतनाम भी है और इसी दुनिया में ईरान भी है, इसी दुनिया में क्यूबा भी है, जो बरसों बरस के आपके सैंक्शंस के बावजूद जिंदा है और आपकी आंख में आंख डालकर सवाल करता है। हक की लड़ाई में इंसान की ताकत कई गुनी हो जाती है। जब आप झूठ की लड़ाई लड़ रहे होते हैं तो अंदर की ताकत खत्म होती जाती है, लेकिन जब आप सच की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जब आप हक की लड़ाई लड़ रहे होते हैं, तो यह ताकत कई कई गुनी हो जाती है। इंसान वो कर जाता है जिसकी उम्मीद उसको खुद भी नहीं होती है। और अगर गजा के ऊपर इस तरह की कोई भी कार्रवाई करने की कोशिश की जाएगी तो यकीन जानिए गजा वाले जिस तरह से लड़ेंगे, ट्रंप ने कभी सपने में भी सोचा नहीं होगा। ट्रंप के लिए जो काम करते हैं वो पैसों के लिए काम करते हैं। गजा के जो नागरिक हैं, गजा के जो शहरी हैं, वो अपने वतन के लिए, अपने हक व हकूक के लिए लड़ने वाले लोग हैं। वो पैसों के लिए लड़ने वाले नहीं हैं, वरना इजराइल और अमेरिका मिलकर कब का उनको खरीद चुके होते। हमास ने तो बयान दिया ही है, पीएलओ का बयान आया है और भी जगहों से बयान आया है। अब अलग अलग मुल्कों के भी बयान आ रहे हैं। उदाहरण के लिए ऑस्ट्रेलिया ने कहा है कि यह बात जो अमेरिका कह रहा है उसको हम बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वहां पर 2 नेशन सॉल्यूशन होना चाहिए। मामला यूएन में जाएगा, वहां भी बहस होगी। और ट्रंप जो बहुत ज्यादा उड़ रहे हैं, अगर उड़ रहे हैं तो, हालांकि मेरा तो मानना है कि यह सब जबानी जमा खर्च है। अंदर का खेल किसी तरह से नेतन्याहू को कुर्सी पर बिठाए रखना है, क्योंकि अगर यह करना होता तो किसी सीज फायर की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर उड़ भी रहे हैं ट्रंप, तो बहुत जल्दी उनको पता चलेगा कि ऊपर ना आसमान है ना नीचे जमीन है। कहीं ऐसी जगह वो लटक गए हैं जहां से उनका खुद का निकलना मुश्किल हो गया है। मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं आज कि ट्रंप जैसे कितने आए और चले गए, लेकिन फलस्तीन के लोग अपनी सारी मुसीबतों के बावजूद अपनी लड़ाई जारी रखे हुए हैं। और उनकी लड़ाई के साथ दुनिया के वो सारे लोग हैं जो हक बात के साथ, जो सच के साथ खड़ा रहना पसंद करते हैं। और मैं खुद को भी उनमें ही शामिल करता हूं, आपको भी जो इसको सुन रहे हैं उनको भी उनमें ही शामिल करता हूं। जरूरी है कि हम फलस्तीन की आवाज लगातार उठाते रहें, लगातार बोलते रहें। व्यूज कम आए ज्यादा आए मुझे कोई खास फर्क नहीं पड़ता जब मामला फलस्तीन का होता है, क्योंकि यह मामला मेरे लिए दिल से जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतनी ही बात करनी थी। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियो। जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी ताकत बनिए। आप हमारी मेंबरशिप ले सकते हैं, हमें सुपर थैंक्स दे सकते हैं, डायरेक्ट हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर ये सब करना नामुमकिन हो तो हमें सब्सक्राइब करके ये वीडियोस उन लोगों तक तो जरूर पहुंचा दें जिनके बारे में आपको लगता है कि उनका सच जानना जरूरी है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।